नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 8 सुधा मूर्ति पढ़ने जा रहे हैं। सुधा मूर्ति जो ना है वो एक रियल व्यक्ति का नाम है, एक लेडी जिन्होंने अपनी काबिलियत और दम से आज अपने पूरे भारत में नाम कमाया है। थोड़ा उसके जीवन के बारे में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि सुधा मूर्ति ने अपने जीवन में क्या क्या अचीवमेंट किए हैं। आपने इन्फोसिस कंपनी का नाम सुना होगा। इन्फोसिस कंपनी के मालिक है नारायण मूर्ति। ये सुधा मूर्ति है उनकी पत्नी है, मतलब बिजनेस पार्टनर है। इन्फोसिस जो आज कंप्यूटर और आईटी क्षेत्र में बहुत ही नाम कमा चुकी कंपनी है। ये बात है, ये लेसन की बात है, सन 1974 की बात है, जब बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। अप्रैल महीने में ऑब्वियसली गर्मी स्टार्ट हो जाती है। भारतीय विज्ञान संस्था के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से लदे झूम रहे थे। गुलमोहर के वृक्ष होते हैं, उसके ऊपर लाल कलर के फूल आते हैं। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई कर मतलब कंप्यूटर साइंस का लेक्चर खत्म करके एक छात्रा यहाँ पर छात्रा मीन्स लड़की हॉस्टल की ओर जा रही थी। तो उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर एक विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट। नोटिस बोर्ड पर एक एडवर्टाइजमेंट था, उसके ऊपर उसकी नज़र पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेलको की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। ये विज्ञापन किसके लिए था? ऑटोमोबाइल कंपनी जो सर्वश्रेष्ठ है भारत में, कौन है? टाटा। टेलको मतलब टाटा, जिसे आज सभी लोग जानते हैं, जिसके मालिक है रतन टाटा, उनकी कंपनी। और नौकरी इच्छुक मतलब जिसको जॉब करनी है उसके लिए ये था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। कंपनी को योग्य और परिश्रमी जो मेहनत करे ऐसे इंजीनियर लड़कों की क्या थी? आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी कि छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। पूरा वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट थी, लेकिन नीचे लास्ट में एक स्टार करके, हम कभी कभार कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं तो नीचे स्टार करके होता है कि कंडीशन अप्लाई, शर्तों के अधीन, शर्तों मुजब। वैसे वहाँ पर लिखा था महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। इट मीन्स के लेडीज लड़कियों के लिए ये जॉब नहीं है, वो आवेदन पत्र मतलब अपना रिज्यूम ना भेजे। तो उस लड़की ने उसे एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वो लड़की ने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा, और उस नौकरी की उसे कोई आवश्यकता भी नहीं थी वो लड़की को। क्योंकि उसको विदेश से जो डबल ग्रेजुएट होकर उसको स्कॉलरशिप भी मिलने वाली थी, और ये कंफर्म हो गया था। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। वो लड़की थी तो स्वयं आउट ऑफ इंडिया जाके उच्च कक्षा की मतलब कि बहुत ही अच्छी पढ़ाई वहाँ पर प्राप्त करना चाहती थी, डिग्री बड़ी। परंतु यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ बची नहीं। लेकिन ये जो लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न भेजे, ये उसे थोड़ा भेदभाव लगा। और स्त्री पुरुष में इतना असमानता है कि स्त्री और पुरुष में इतनी असमानता है हमारे देश में, ये बात उसे कुछ पची नहीं मतलब कि अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर पचना मतलब हजम होना नहीं, लेकिन ये बात उसे कुछ अच्छी नहीं लगी। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। ये लड़की थी वो प्रथम कक्षा से ही, मतलब कि जब से उसने पढ़ाई शुरू की तब से वो नंबर 1 ही आती थी, रैंकर थी। और अपने जो कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा थी उसमें कई सारे लड़कों के बीच अकेली ही लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। उसे इस भेदभाव का सहन उसे बस की बात नहीं था। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। वो एकदम योग्य भी थी, काबिल भी थी जॉब करने के लिए, और एकदम क्लेवर भी थी। लेकिन उसे ये भेदभाव है ये अच्छा नहीं लगा, और ये उसका डटकर क्या करना चाहती थी? विरोध करना चाहती थी। इसलिए उसने क्या किया? उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने तो डायरी में कुछ नोट किया और तेजी से अपने हॉस्टल की ओर चल गई। उसने निश्चय किया कि वह टेलको कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। उसे निश्चय किया कि अब टेलको कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि ये जो आप अन्याय कर रहे हो, स्त्री और पुरुष में भेदभाव रहे हो, ये उचित बात नहीं है। लेकिन उसने लिखा, लेकिन किसको लिखना था, क्या लिखना था वो नहीं पता था। लेकिन बस जो उसके मेन थे प्रमुख, टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा, उसको लिखा। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों
के बड़े बड़े उद्योग लगाए। भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना में बढ़ चढ़कर आपका योगदान है। सौभाग्य से मैं इसी संस्था में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। यहाँ पर जो भी उसके मन में उसने सोचा था और जो भी वो विरोध करना चाहती थी, उसने वो जे.आर.डी. टाटा को लिखा है कि उसने लिखा कि आप भारत के विकास में आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। कई सारे ऐसे उद्योग है वो आपने हमारे देश में लगाए, जैसे लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़े की मशीनें, बड़े बड़े उद्योग, कई सारे उद्योग लगाए। और भारत की विज्ञान संस्था की स्थापना में भी आपका बढ़ चढ़ कर योगदान है। और मैं आपके ही की संस्था में पढ़ रही हूँ। वो टाटा ग्रुप की कॉलेज में पढ़ रही थी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी में स्त्री की पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव मैं नहीं देख सकती। ये लेटर उसने भेज दिया। 10 ही दिन में कंपनी की ओर से तार भेजा, 10 ही दिन में कंपनी की ओर से रिप्लाई आया। कंपनी ने उसे कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। कंपनी में तार आया और कहा कि कंपनी के खर्चे पर आप पूना में साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए आ जाओ। आवश्यक तैयारी के साथ वह लड़की पूना पहुंची। आवश्यक तैयारी की और वो लड़की वहाँ पूना पहुंच गई। साक्षात्कार आरंभ हुआ। साक्षात्कार मतलब मुलाकात, इंटरव्यू आरंभ हुआ, स्टार्ट हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही सही उत्तर देती गई। काफ़ी टेढ़े मेढ़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आंसर हुए, लेकिन वो लड़की थी उसके सही उत्तर देने लगी। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था। तभी एक जो बुजुर्ग थे और उसने स्नेह में मतलब बड़े प्रेम से पूछा कि तुम जानते हो कि हमने ये आवेदन में लिखा था कि महिला आवेदन क्यों ना भेजे। क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। कि यहाँ पर ये जो मुख्य फैक्ट्री है यहाँ पर हम किसी महिला को पोस्टिंग नहीं देते। तुम्हारी जैसी मेधावी मतलब क्लेवर लड़कियों को कोई संस्था में जाकर, शाला में जाकर कार्य करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपके फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, ऐसा दृढ़ता से कहा। तब जो लड़की थी उसने उसका थोड़ा विरोध करके कहा कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। अगर आज ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी महिला आपकी टेल्को कंपनी में कार्य नहीं कर पाएगी। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बताइए। दोनों के बीच बहुत ही बड़ा साक्षात्कार हुआ, बहुत बातचीत हुई, इंटरव्यू लिया गया, काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर पूछे गए। बाद में जो वृद्ध सज्जन थे, जो कंपनी के मालिक जैसे थे, उन्होंने कहा कि शुरुआत करनी तो ठीक तुमसे ही शुरुआत करते हैं, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर सिलेक्टेड। ऐसा करके उसको जॉब मिल गई। टेल्को में इंजीनियर पद पर नियुक्त हुआ प्रथम महिला इंजीनियर थी सुधा कुलकर्णी। जो लड़की थी उसका नाम था सुधा कुलकर्णी, लेकिन लेसन में तो नाम है सुधा मूर्ति। आगे देखते हैं क्या होता है सुधा कुलकर्णी से, तो सुधा मूर्ति कैसे बनी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। टेल्को में कार्यरत नारायण मूर्ति नाम के एक लड़के से उसका विवाह हो गया और सुधा कुलकर्णी से वो सुधा मूर्ति हो गई। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देकर सन 1982 में उन्होंने पद से त्यागपत्र दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। 8 साल दोनों ने साथ मिलकर जॉब किया। बाद में दोनों ने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दिया, रिजाइन करके बेंगलोर में उसके पति के साथ इन्फोसिस कंपनी कार्यरत की। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। दिन दूनी रात चौगुनी मतलब बहुत ज़्यादा उन्नति की। दिन दूनी रात चौगुनी मतलब कि बहुत तेज़ी से प्रगति की, बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। सुधा मूर्ति 1966 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप किया। फाउंडेशन मतलब कि NGO जैसा कुछ कार्य वो करने लगी और कर्नाटक की सभी सरकारी स्कूलों में उन्होंने एक कंप्यूटर दिया और लाइब्रेरी की व्यवस्था भी बनाई और उसे कार्यरूप भी कर दिया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को जब पूर्ण रूप से समाज सुधारक के लिए समर्पित कर दिया, बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों के उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। अब उन्होंने पूर्णतः अपना जीवन किस में लगा दिया? समाज सुधार और समाज सेवा में
लगा दिया। वहाँ जैसे बेलारी, बीजापुरी, हुबली आदि के अस्पतालों में उच्च चिकित्सा के लिए जो उपकरण चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, वो उन्होंने उपलब्ध करवा दी, उसने ले दी। कांची के कैंसर अस्पताल औरंगाबाद, बेलारी, गुलबर्ग, पुट्टुमड़ाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सक सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहंडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। बहुत सारे राहत कार्य भी उसने किए। उनके अथाक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी और स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया। अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गाँव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। पढ़ाई में उन्होंने हर एक गवर्नमेंट स्कूल में उसका योगदान अच्छा था। हर एक स्कूल में जो लड़का क्लेवर होता था, अच्छे नंबरों से पास होता था, उसको वो क्या करती थी, छात्रवृत्ति मतलब शिष्यवृत्ति देती थी। और हर एक स्कूल में अब 3-3 कंप्यूटर और लाइब्रेरी उसने बनवा दी ताकि बच्चे हैं उसको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। सुधा मूर्ति ने अपनी लाइफ में 13 पुस्तक लिखे, 13 बुक्स उन्होंने लिखे और उनके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए। पुरस्कार मतलब प्राइज, जिनमें प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा और राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि कई सारे पुरस्कार उनके नाम हुए। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में 50% संख्या लड़कियां की है। सुधा मूर्ति ने क्या किया कि अपने प्रयासों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया, मतलब महिलाओं के लिए मार्ग आसान कर दिया और महिलाओं को उससे प्रेरणा मिली। और आज देखो तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने भी छात्र पढ़ते हैं उसमें 50% लड़कियां होती है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। अनेक उद्योग में बड़े बड़े मशीनों के बीच लड़कियां हैं, वो कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वह खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। हमारा मार्ग कठिन है, महिलाओं के लिए सफलता का मार्ग कठिन है, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, ज़्यादातर महिला पढ़ लिख कर शादी करके अपना घर संभालती है। लेकिन सुधा मूर्ति के कारण और उनके बताए गए रास्तों के ऊपर जो महिलाएं चलेगी तो रास्ता कठिन है, मंजिल कठिन है, लेकिन सक्सेस मिलेगा। और उसके लिए हमें डट कर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। विद्यार्थी मित्रों, इसकी एक्सरसाइज भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। स्टे होम, सेफ हो।